गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 4 वीडियो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो पार्ट 4 वीडियो में ये जो आज मैं छोटा सा टॉपिक जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये छोटा सा टॉपिक जरा मैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको लेकर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले इस वीडियो से पहले जो तीसरा पार्ट 3 वीडियो आया था, उस वीडियो में आपने देखा कि पदार्थ तापमान परिवर्तन पर उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपने जाना। तो पार्ट 4 वीडियो में ये जो तीन आपके पास टॉपिक है, ठोस, द्रव, गैस, ये जो तीन पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसका जब कभी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या फिर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जो कि आपको दर्शाया गया है। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, जैसे कि बर्फ अगर द्रव यानी पानी, ठोस को अगर द्रव में कन्वर्ट करते हैं, ठोस को अगर द्रव में कन्वर्ट करते हैं, यानी बर्फ को अगर पानी में कन्वर्ट करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है संगलन। संगलन मतलब क्या है? गलना। गलना मतलब क्या कि बर्फ गलकर पानी, ठोस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? द्रव। तो ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। अब वही उसका उल्टा, द्रव से अगर ठोस यानी पानी से अगर बर्फ बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग पानी लेते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं और वो धीमे धीमे जमने लगता है। तो द्रव से ठोस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना। क्या कहलाती है? जमना। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव से गैस की तरफ। अगर कोई पदार्थ द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि कोई पानी यानी लिक्विड है और गैस यानी वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। अब वही अगर गैस से द्रव में कन्वर्ट करना हो, गैस से अगर द्रव में कन्वर्ट करना हो, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। क्या कहलाती है? संघनन। इस टॉपिक से पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था, एक टॉपिक हमने पढ़ा था निक्षेपण, और उससे पहले पढ़ा था आपने ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ा था हमने? ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो आपको पता है कि कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, वो अगर डायरेक्ट गैस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती थी? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती थी? ऊर्ध्वपातन कहलाती थी। ठीक। अब वही अगर गैस से ठोस में कन्वर्ट करना हो, अगर उसका उल्टा गैस से ठोस में कन्वर्ट करना हो, तो क्या कहलाएगी? वो निक्षेपण कहलाएगी। जो कि आपने इससे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था उसमें आपने पढ़ा। गैस से ठोस में कन्वर्ट करना क्या कहलाती है? निक्षेपण। और ठोस से गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। हमने इसका एग्जांपल बताया था आपको, क्या? कपूर बताया था। तो चलिए जरा जल्दी से शॉर्टकट में जरा टॉपिक को देख लेते हैं। ठोस से द्रव में कन्वर्ट करना हो तो संगलन, द्रव से गैस में कन्वर्ट करना हो तो वाष्पीकरण, गैस से ठोस में कन्वर्ट करना हो तो निक्षेपण। अब जरा इसका उल्टा, ठोस से गैस में कन्वर्ट करना हो ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव में कन्वर्ट करना हो संघनन, और द्रव से ठोस में कन्वर्ट करना हो तो क्या कहलाता है? जमना। तो इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था कि तापमान परिवर्तन पर पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दाब परिवर्तन पर पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। चलिए आइए जरा एक छोटा सा टॉपिक लिख रखा है, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन को समझाने के लिए मैं जरा आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि दाब परिवर्तन के प्रभाव मतलब क्या है। कोई पदार्थ या ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो उस पर अगर हम लोग दाब परिवर्तन करें तो उस पदार्थ की जो अवस्था है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी है, यदि तापमान घटाने पर, हम लोग यहाँ तापमान इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग जो गैस होता है
उन पे कंप्रेस करना हो, दबाव डालना हो, दाब परिवर्तन करना हो, तो तापमान अगर घटाएंगे तो उसको उस पे कंप्रेस करना बड़ा ही आसान हो जाता है, कंप्रेस आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको तापमान घटाते हैं। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस को लेकर उसे संपीड़ित करें। संपीड़ित मतलब क्या होता है कि कंप्रेस करना, कंप्रेस मतलब दबाव डालना, ठीक। यानी यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, उसे कंप्रेस करें, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। चलिए जरा एग्जांपल और डायग्राम से समझते हैं। ये आपके सामने तीन डायग्राम 1, 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, ये क्या है आपका पिस्टन है, क्या है आपका पिस्टन, और ये छोटे छोटे आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है गैस के छोटे छोटे कण। हम लोग जब तापमान कम करके तापमान को घटाते हुए इस पिस्टन पर कंप्रेस यानी दबाव डालते हैं, तो धीमे धीमे जब पिस्टन नीचे आता है, आपने पिचकारी देखा हो जब ऐसे करते हैं, है ना, तो ऐसे जब पिस्टन नीचे आता है तो इनमें छोटे छोटे कण होंगे, क्या होंगे, वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, पास आएंगे। जितना कंप्रेस करेंगे कण एक दूसरे के पास ही आएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, आपने पढ़ा होगा कि द्रव की एक डिफिनेशन छोटी सी पढ़ी थी आपने इससे पहले, कि जो द्रव होता है, द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था में है, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस के अपेक्षा अधिक होता है और गैस की अपेक्षा कम होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर होता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, गैस में क्या होता है कि छोटे छोटे कण बहुत दूर दूर होते हैं, कंप्रेस किया, जो छोटे छोटे कण जो बहुत दूर दूर हैं वो धीमे धीमे कहाँ आने लगे, पास आने लगे। और एक समय ऐसा आ गया कि जो गैस है धीमे से किसमें कन्वर्ट हो गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो कण जो बहुत दूर दूर थे वो धीमे धीमे पास आने लगे, और पास आते तो किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड द्रव में कन्वर्ट हो गए। अब जरा एक काम किया जाए कि जो कंप्रेस जो हमारा पिस्टन है इस पे और अधिक हम कंप्रेस करें और अधिक दबाव डालें और अधिक दबाव डालें, तब क्या होगा कि ये छोटे छोटे कण हैं एक समय ऐसा है जो एकदम नजदीक आ जाएंगे, एकदम पास आ जाएंगे, तो यही गैस क्या बन जाएगा, धीमे से ठोस बन जाएगा। कंप्रेस किया हमने, ठीक, जब कंप्रेस करेंगे तो ये जो छोटे छोटे कण हैं क्या होंगे, पास आएंगे, द्रव में कन्वर्ट होगा, और कंप्रेस करेंगे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही लाइन लिखी है, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, उसे क्या करें, संपीड़ित करें, कंप्रेस करें, तो कणों के बीच की दूरी, कणों की जो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आइए आपके सामने जो दो बिंदु दिए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं, वो आपको पता है कि जितना कंप्रेस करेंगे कण कितने होंगे उतने नजदीक आएंगे, और जितना कंप्रेस करें एक समय ऐसा गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अधिक मात्रा में कंप्रेस करते हैं तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं, दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं, और दाब घटने से कण दूर जाते हैं। मतलब क्या है कि देखो अब ये पहले गैस था, उसको कंप्रेस करके मैंने उसको क्या बना दिया, ठोस बना दिया। पिस्टन पर प्रेशर बहुत अधिक है, दबाव बहुत अधिक है। अब हम क्या करेंगे, इस दबाव को धीमे धीमे कम करेंगे, दाब घटने से, दाब क्या करेंगे, हम इसको कम करेंगे, और जितना दाब कम करेंगे तो जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या होंगे, दूर होने लगेंगे, क्या होंगे, दूर होने लगेंगे। तो क्या लाइन होंगे, दाब घटने से कण क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। एग्जांपल में लिखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि हमने पिस्टन लिया था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, पिस्टन की सहायता से मैंने दबाव डाला, प्रेशर डाला, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे कण थे क्या होंगे, वो पास आ गए। हमने इसमें बहुत अधिक कंप्रेस कर दिया, बहुत अधिक कंप्रेस किया, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अवस्था में थी वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो गई, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस शुष्क बर्फ का क्या मतलब है कि शुष्क बर्फ का मतलब ये होता है कि हम लोग गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट कर दिया हमने, गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट कर दिया हमने, द्रव में कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट गैस से सीधे किसमें कन्वर्ट हुआ है, ठोस में। कैसे हुआ था कि हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, मैंने इसको एक सिलेंडर में रखा, कंप्रेस किया, कंप्रेस
इतना अधिक कर दिया कि वो गैस से सीधे किसमें कन्वर्ट हो गया, ठोस में कन्वर्ट हुआ, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण क्या होता है, चलिए आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, इसको जानते हैं। आप सभी के घरों में ग्लास होगा, उस ग्लास में एक पानी भर लेते हैं, ग्लास में क्या करें हम लोग, पानी भर लेते हैं, और पानी जहां तक भरेंगे वहां पर एक छोटा सा मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चल सकेगा कि हाँ पानी इस स्तर तक है। अब उस ग्लास को आप घर में जहां पर भी धूप पड़ती हो, उस ग्लास को जाकर वहीं पर आप लोग रख दीजिए। कुछ घंटे के लिए उस ग्लास को शांत अवस्था में वहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। क्या देखते हैं, कुछ घंटों बाद जब हम वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी जिस स्तर तक था, जहां तक मैंने मार्क किया था, अब उस स्तर से थोड़ा कम हो गया है। अब उस स्तर से क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया है। तो पानी कहां गया, वो पानी वाष्प बनकर उड़ गया। वो पानी कहां गया, वाष्प बनकर उड़ गया। तो चलिए आइए टॉपिक को जरा समझते हैं उसके डेफिनेशन के आधार पर। वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। सतह पर होने वाली प्रक्रिया का क्या मतलब है, ग्लास में जहां तक पानी था, पानी पर मार्क किया, सॉरी ग्लास पर मार्क किया गया था कि पानी यहीं तक है। कुछ घंटे बाद गए, पानी यहां तक बचा। इतना जो पानी उड़ा है, जितना जो पानी उड़ गया, वाष्पीकृत हुआ, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये सतह पर से ही स्टार्ट हुआ है। कोई भी जल अगर उड़ता है तो क्या होता है, वो कहां से उड़ना स्टार्ट होता है, उसकी सतह पर। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कहां होती है, उसकी सतह से ही स्टार्ट होती है। तो यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से, क्वथनांक मतलब क्या होता है, वो जो उबलने वाला पानी, उबला हुआ पानी जो होता है, कि कण क्वथनांक से नीचे, मतलब क्या है कि जल जिस टेम्परेचर पर उबलने लगता है उससे नीचे, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ये जो आपको बताया गया है, आप अपने घर में कर सकते हैं ग्लास में पानी भर के, और आप देख सकते हैं कि वाष्पीकरण क्रिया कैसे होती है। तो चलिए ये देखते हैं कि वाष्पीकरण किन वजहों से अधिक होता है, किन वजहों से वाष्पीकरण देर में होता है, किन वजहों से वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किन कारकों की वजह से वाष्पीकरण में कुछ परिवर्तन आ सकता है, कैसे क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में जो पहला पॉइंट है, लिखा है सतह का क्षेत्रफल। मतलब क्या है कि सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण क्रिया जो होगी उतनी ही जल्दी होगी, और सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही देर में होती है। मतलब क्या होगा, एग्जांपल ले जाए, एक कप में हम लोग चाय लेते हैं और उतना ही चाय एक प्लेट में लेते हैं। आपने क्या देखा कि जो कप में चाय है और जो प्लेट में चाय है, तो प्लेट की अपेक्षा जो कप है उसमें चाय ठंडी होने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन प्लेट में चाय रखने से क्या होता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण जो क्रिया होती है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, वाष्पीकरण जो क्रिया होती है वो सतह पर होती है। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वहां पर वाष्पीकरण क्रिया क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। सतह का क्षेत्रफल जहां कम होगा, वाष्पीकरण क्रिया क्या होगी, वहां पर बहुत ही देर में होगी। तो मतलब क्या हुआ, कप और प्लेट में कप का जो क्षेत्रफल क्या है वो कम है, इसलिए चाय क्या हुई, देर में ठंडी हुई, और प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, अधिक होता है, जिससे कारण चाय वहां पर जल्दी ठंडी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है तुम्हारा तापमान। तापमान के लिए चलो छोटा सा एग्जांपल इसमें लेते हैं। हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं, उसको गर्मी के मौसम में रख देते हैं, ठीक, उसको वाष्पीकृत होने में देखते हैं कितना टाइम लगता है, और जितना टाइम लगा मैंने उसको कॉपी में कहीं पर नोट कर लिया, ठीक। अब एक गिलास पानी को हम लोग सर्दी में रखते हैं, उसको कितना टाइम लगता है वाष्पीकृत होने में, उसका टाइम जब हमने देखा तो कंपैरिजन के आधार पर हमें ये पता चला कि गर्मी में जो रखा गया पानी, एक गिलास पानी जो था, उसको वाष्पीकृत होने में बहुत कम वक्त लगा, सर्दी में वाष्पीकृत होने में बहुत अधिक टाइम लगा। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें आसपास जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। ठीक, जब टेम्परेचर अधिक होता है तो हमारा क्या होगा, वाष्पीकरण क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। टेम्परेचर जब कम होगा तो वाष्पीकरण होने में कितना क्या होगा, थोड़ा देर लगेगा, टाइम लगता है। ठीक है, जिसके कारण गर्मी की अपेक्षा सर्दी में उस ग्लास में जो पानी रखा था उसको वाष्पीकरण होने में कितना, बहुत अधिक टाइम लगा। तो मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना जल्दी होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा वाष्पीकरण उतना ही कम होगा, मतलब वाष्पीकरण उतनी देर में होगा। सॉरी, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी होता है। मतलब क्या है कि आर्द्रता जितनी अधिक होगी, आर्द्रता जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। आर्द्रता जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि वायु के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वायु के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें जलवाष्प अधिक होता है। तो क्या हुआ, आर्द्रता जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण उतना कम होगा, आर्द्रता जितनी कम होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वायु की गति। वायु की गति के लिए आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो जब हम लोग कपड़ा जब सुखाने के लिए जब कपड़ा सुखाते हैं हम लोग, तो जब वायु बहुत तेज चलती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अब वहीं पर आप क्या देखते हैं, जब वायु की गति धीमी होती है तो कपड़ा सूखने में वक्त लगता है। तो मतलब क्या हुआ, चौथे पॉइंट में वायु की गति जितनी अधिक होगी, वायु की गति जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण जो क्रिया होगी वो उतनी ही जल्दी हो जाएगी। वायु की गति तेज है, कपड़ा जल्दी सूख गया, वाष्पीकरण जल्दी हो गया। अब वायु की गति क्या है, धीमी है, कपड़ा देर में सूखेगा, मतलब वाष्पीकरण होने में कितना टाइम, बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब क्या होगा, वायु की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण उतना ही जल्दी होगा, वायु की गति जितनी धीमी होगी वाष्पीकरण उतना ही धीमे होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण में शीतलता। तो वाष्पीकरण में शीतलता का क्या मतलब है, चलिए हम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अपने हथेली पर आप सभी लोग थोड़ा सा पेट्रोल या फिर परफ्यूम कुछ बूंदे अपने हथेली पर रखें, तो क्या थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, जब अपने पेट्रोल या फिर परफ्यूम की जब बूंदे अपने हथेली पर रखी तो वहां पर ठंडक महसूस होने लगती है। ठंडक क्यों महसूस होने लगती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेट्रोल या परफ्यूम की छोटी छोटी बूंदें हमारे हथेली पर पड़ती है तो वो हमारी हथेली से गर्मी या उसमें ऊर्जा को कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। मतलब क्या है, पेट्रोल या परफ्यूम जब हमारे हथेली पर जब पड़ता है तो हथेली की जो गर्मी होती है वो लोग क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, उसमें ऊर्जा को लोग क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करते ही क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जो हमारी हथेली से जो ऊर्जा, उसमें ऊर्जा निकाली है उन्होंने, तो हमारी हथेली से ऊर्जा का लॉस हो गया है, कुछ ऊर्जा कमी आ गई है। अब जब ऊर्जा की कमी आती है जिससे कारण क्या होता है, हमारी हथेली क्या हो जाती है, ठंडी लगने लगती है, ठंडी पड़ने लगती है। तो चलिए आइए देखते हैं वाष्पीकरण में शीतलता। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। कैसे, जैसे हमारे हथेली से उन्होंने उसमें ऊर्जा निकल दी तो हमारे हथेली में जो ऊर्जा थी उसका क्या हुआ, लॉस हुआ, उसका क्या हुआ, कुछ हानि हुई, जिसके कारण वातावरण क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, हाथ जो हमारा हथेली होता है वो क्या पड़ जाता है, शीतल हो जाता है। धन्यवाद।